हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं हेरम महेश्वरी और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सीए फाइनल ऑडिट की एकदम डिटेल्ड स्ट्रैटेजी। राइट फ्रॉम आपको आपके लेक्चर्स में आपको क्या करना होगा, लेक्चर्स कैसे देखने हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, फिर बाद में एग्जाम डे स्ट्रैटेजी क्या होगी, एग्जाम के अंदर आपको कैसे लिखना है, सब कुछ एकदम डिटेल में देखेंगे अपन। और एकदम मतलब ये वीडियो के बाद आई कैन अश्योर यू कि यू विल हैव अ क्लियर पाथ आपको ऑडिट प्रिपेयर कैसे करना है। एंड स्पेसिफिकली पता है कैसा है, मेरा ना ऑडिट बहुत वीक सब्जेक्ट था, तो आउट ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स ऑडिट पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था एंड आई क्रैक द कोड, क्योंकि 80 प्लस ऑडिट में लाना वाज अ ड्रीम फॉर मी, ऐसा था वो। एंड मेरे को लेजिट 80 प्लस आए उसके अंदर। तो आई शो यू मेरे रिवीजन के पैटर्न्स कैसे थे विच यू कैन ऑल्सो अप्लाई। एंड वो पैटर्न में अगर आप रिवीजन करोगे ना तो आई कैन अश्योर यू 60 प्लस 80 प्लस तो कहीं नहीं रहा, इजिली आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखना एंड एंजॉय इट। चलो, पहला सवाल आता है लेक्चर्स का कि भाई हम लेक्चर्स ले या ना ले, क्योंकि ऑडिट के बहुत लोग लेक्चर्स लेते नहीं है। मेरे भी दोस्त थे बहुत सारे जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए थे, लेकिन उनकी ना एक्चुअली आर्टिकलशिप ऑडिट डोमेन के अंदर हुई थी, इसलिए उन्होंने नहीं लिए थे, क्योंकि उन्होंने तो 2-3 साल वही काम किया था, ठीक है ना। तो डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, आपको अपने आप पर कितना कॉन्फिडेंस है सी इंटर में जो आपने पढ़ा था उस हिसाब से भी कि आपको लेक्चर्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। पहले तो ये डिसीजन बना लो अपने हिसाब से, किसी और का देखे देखे मत करो। उसके बाद में एक बार तुम लेक्चर्स ले लोगे या नहीं भी लोगे ना, अभी उसके बाद पे आते हैं अपन अभी क्या करना है अपने को। तो देखो, अगर तुम लेक्चर्स लोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, फैकल्टी नोट्स रहेंगे, ठीक है। और अभी अगर तुम लेक्चर्स नहीं लोगे तो तुम्हारे पास आईसीएआई स्टडी मटेरियल रहेगा, या तो तुम किसी और फैकल्टी के नोट्स पे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अभी ना अपने पास नोट्स है या स्टडी मटेरियल है। अभी ना लेक्चर्स के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया अपने को ना, पूरे के पूरे कीवर्ड्स हाईलाइट करना है उसके अंदर। समझ, एक बहुत बड़ा आंसर है उसके अंदर ना, पूरे कीवर्ड्स हाईलाइट करना है। अभी फैकल्टी नोट्स में क्या होता है, वो लोग ऑलरेडी बहुत सारा ना जो इररिलेवेंट स्टफ होता है ना वो कट कर देते हैं ऑलरेडी, लेकिन ऐसे स्टडी मटेरियल में ना बहुत सारा इररिलेवेंट स्टफ भी होता है। तो इस हिसाब से तुम्हें जो इररिलेवेंट स्टफ है ना उसको काटना है, और जो मेन कीवर्ड्स है ना उसको हाईलाइट करते चलना है, ठीक है। बेसिकली अपने को क्या करना है ना, अपने को कंटेंट फिल्टर करना है, किसका, ऐसे स्टडी मटेरियल का और फैकल्टी नोट्स दोनों का, ठीक है। तो मेन एजेंडा अपने लेक्चर्स का क्या हो गया, या पहली बार सेल्फ स्टडी का, कि तुम कंटेंट को फिल्टर आउट करो, जो रेलेवेंट स्टफ है उसी को रखो, बाकी सबको मत रखो, ठीक है। एंड ऑल्सो क्या लेक्चर्स देखते समय याद करना चाहिए, नहीं, यू शुड नॉट लर्न। वो टाइम में ना बस समझना चाहिए, बस अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। क्योंकि देखो, जनरली बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था, सबके साथ होता है। तुम आज लेक्चर्स देखोगे, आज याद करोगे ना, परसों वापस भूल जाओगे। एंड जब तो तुम एग्जाम के लिए वापस रिवीजन करोगे ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तब तक तो याद नहीं रहेगा। तो इट इज बेटर आज तुम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखो, दैट्स इट। चलो, अभी ना अपन बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। अभी जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे ना तो तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए, यू नीड द रिसोर्सेज। अभी कौन से रिसोर्सेज ले, क्योंकि ना इतने सारे हैं मार्केट में, क्या ले समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले बताता हूँ, जो भी तुमने फैकल्टी के नोट्स पहले रेफर किए हो, जहां पे तुमने मार्किंग की है, या तो तुमने सेल्फ स्टडी की होगी तो ऐसे स्टडी मटेरियल, तो या तो फैकल्टी नोट्स या ऐसे स्टडी मटेरियल, दोनों में से एक तो रेफर करना है, दैट इज योर कोर, वो तुम्हारी भगवत गीता है, ठीक है। ये पहला हो गया। और ना एक अच्छी क्वेश्चन बैंक ढूंढना मार्केट में, जो बहुत अच्छी हो, जिसके अंदर पूरे के पूरे ऐसे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो, आरटीपी के क्वेश्चंस हो, एमटीपी के क्वेश्चंस हो, पास्ट एग्जाम में आया है वो क्वेश्चंस भी हो। तो बहुत सारे हैं क्वेश्चन बैंक्स। मैंने पर्सनली ना कपिल गोयल सर की रेफर की थी, क्योंकि मैंने उनसे क्लासेस लिए थे। और मैंने ना अतुल अग्रवाल सर की भी क्वेश्चन बैंक रेफर की थी, क्योंकि दोनों के अंदर ना सब सारे क्वेश्चन थे बेसिकली, आरटीपी, एमटीपी, पीक्यू और स्टडी मैट के, तो आई रेफर्ड दोस। अभी ना बहुत लोगों का सवाल होता है कि भाई अपन जो थियरी है ना, अपने को ऑडिट में तो पूरा थियरी है, उसमें कुछ अपने को सम आता तो है नहीं। अब वो थियरी में अपन सब कुछ पढ़ेगा, तो बेसिकली देखो 3 पार्ट है अपने, एक तो अपने एसेज हो गए स्टैंडर्ड्स, एक अपना प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, और अपने चैप्टर्स हो गए जो बाकी के बैंक ऑडिट है, एनबीएफसी है। तो उसमें हम क्या 100% पढ़े, सब कुछ याद करे। देखो जनरली बताता हूँ, मैंने ना आउट ऑफ समझो 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन है, 100 टॉपिक्स, उसमें से ऑलमोस्ट 60-70 ऐसे थे जो मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग थे, बहुत अच्छे से आते थे, और मैंने उन पे एकदम ग्रिप बना लिया था। 10 to 20 टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने पढ़े थे, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, थोड़े बहुत वीक हो सकते हैं। और 10 से 15 टॉपिक ऐसे थे जो मैंने छोड़ दिए थे। अब छोड़ना किस बेसिस पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, छोड़ो मत कुछ भी। अगर छोड़ रहे हो ना, वही टॉपिक छोड़ो जो तुम्हें मुश्किल लग रहा हो, एकदम याद नहीं आ रहा है वो वाला छोड़ो। और ऑल्सो चेक द एबीसी एनालिसिस कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट में आया है क्या। अगर देखो पिछले 2-3 अटेम्प्ट में नहीं आया है, तो प्रोबेबिलिटी है ना भाई कि आएगा, तो छोड़ के मतलब नहीं है। तो मैं ना थोड़ा स्ट्रेटेजिकली प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे छोड़ा था कि भाई ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, और लास्ट टाइम आ गया था 2-3 अटेम्प्ट में, तो छोड़ देता हूँ उसको, याद नहीं करता हूँ। तो जजमेंटल रखो एंड ज्यादा मत छोड़ो, 10 to 15% इज ओके, लेकिन मेजर पार्ट कवर करके चलना।
एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोग नहीं समझते हैं। एवरीवन गोज बिहाइंड डूइंग परफेक्शन फॉर 100% ऑफ द सिलेबस, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑडिट में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है ना, चाहे तुम 60-70% सिलेबस करो, 80% सिलेबस करो, वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ करो, बाकी 20-30% छोड़ दो, चलेगा। लेकिन अगर तुम पूरा करने के पीछे जाओगे और पूरा अच्छा नहीं होगा तो प्रॉब्लम है ना। तो थोड़ा करो 60-70%, लेकिन अच्छे से करो, बोलने का इंटेंशन ये था। चलो मेन अभी आते अपन अपने रिवीजन के ऊपर कि हाउ डू यू स्कोर 60+ 80+। चलो मेन अभी अपन आते अपने अपने डिवीजन के ऊपर, हाउ डू यू स्कोर 60+ या 80+। देखो मैं अगर खुद को पहले बोलता ना 4-5 महीने पहले कि भाई तू 80+ ला सकता है, तो वो टाइम मुझे लगता कैसे भाई कैसे, बट नाउ आई नो द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, मेरे को क्या क्या करना था एंड जो जो मैंने किया जिसकी वजह से मुझे 80+ आए। एंड आई अश्योर यू आप इसे फॉलो करो। आप सुनो, पहले तो आपको सुन के लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैं भी गलती करता था एंड ये ठीक करने से मेरी गलतियां हो जाएगी, मेरी गलतियां ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं भी बराबर आपकी पोजीशन में था। ऑडिट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले ना एक पूरा प्रॉपर फ्लो है जो मैंने फॉलो किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो फर्स्ट डिवीजन की बात करते हैं अपन। फर्स्ट डिवीजन मतलब क्या, मेरे लेक्चर्स हो गए थे, उसके बाद में मेरा सेल्फ स्टडी पीरियड शुरू हुआ, एग्जाम रिविजन वाला। एंड मतलब अपना एग्जाम रिव्यू शुरू हुआ था आर्टिकलशिप का। उसके अंदर मैंने फर्स्ट डिवीजन में 96 आवर्स ऑडिट को दिए, ठीक है। 96 आवर्स क्यों, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कुछ 24 डेज दिए थे, डेली में 4 घंटे पढ़ता था। वो हिसाब से तुम अपना देख लेना, तुम दिन में 8 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, लेकिन टोटल मैंने 96 आवर्स दिए थे। अभी मेरा अप्रोच क्या था, अप्रोच था सबसे पहले मैं मेरे फैकल्टी के नोट्स पढ़ता था, जो मेरे फैकल्टी ने दिए थे। मैंने कपिल गोयल सर से लिया था ऑडिट, तो उनके नोट्स में मैंने प्रॉपर फिल्टर आउट कर लिया था, मुझे क्या क्या याद करना है, क्या क्या रीड करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिख रखा था। मैंने वो पढ़ा पूरा, एक एक लाइन में लाइन पढ़ता था बकायदा। अभी लाइन में लाइन पढ़ने के बाद क्या करता था मैं, उसके बाद ना उसको समझता था। अगर वो समझ में आ गया ना तो याद करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए ना फर्स्ट डिवीजन में हमेशा ना टाइम समझने में थोड़ा दो, ठीक है। याद करो लेकिन समझने में भी टाइम देना चाहिए, ठीक है। एक बार समझ में आ गया ना, फिर 80% में उसको याद कर लेता था। 10-20% जो डिफिकल्ट है या याद नहीं हो रहा है वो छोड़ देता था, या जो एक दो एग्जाम पहले ही पूछा है वापस वो पूछेगा नहीं तो वो भी छोड़ देता था। मतलब स्ट्रेटेजिकली यू हैव टू प्ले। तो 80% याद कर लेता था। लेकिन 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 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई डिड मेरे फर्स्ट डिवीजन के अंदर, विच विल बी द गेम चेंजर फॉर यू, इज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है पता है मेरे को ना, आई रिमेंबर स्कूल में कराते थे ये, व्हेन आई वाज इन 6th और 7th क्लास। वो टाइम की बात अभी हेल्प हुई, इतना इफेक्ट था, मतलब जो बचपन में पढ़ा था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो माइंड मैपिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी अपन शुरू किए एसए 220, ठीक है। एसए 220 मैंने पढ़ा, एसए 220 एसक्यूसी 1 क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, पता है, उससे शुरू करते हैं। अभी पढ़ के ना, आज मेरा पढ़ के पूरा का पूरा हो गया भाई। आज मैंने ये पढ़ा, ये चैप्टर, ये टॉपिक था एसए 220, इसके अंदर ये सब टॉपिक्स थे। तो मैं क्या करता था पता है, मेरे पास एक बुक थी, उसके अंदर मैं टॉपिक का नाम लिख लेता था। उसके बाद में वो टॉपिक के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा वो सब लाइन से लिख लेता था। जैसे एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स यहीं से शुरू होता है, फिर इंडिपेंडेंस, ऐसे कर करके यहाँ पे देखो EQCR का ना मैंने एक नेमोनिक भी बनाया था, मस्कर जी बोल के। मतलब इरेलेवेंट है, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये भी लिख लेता था मैं, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखो ना, मैंने ये भी लिखा है यहाँ पे, ये देखो रीड बोल के लिखा है मैंने, मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसी HR। अभी क्या है पता है, ये मैंने मेरे हिसाब से बनाया कि मेरे को टोटल टॉपिक्स क्या क्या है। एक टॉपिक है एसए 220 एसक्यूसी 1, इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या है। उसके अंदर जैसे नेमोनिक्स हो गए, नेमोनिक्स क्या है, या तो देख ये वाला, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट MCQ का पॉइंट था, MCQ का पॉइंट क्या है, और कौन से मुझे याद करने हैं और कौन से मुझे रीड करने हैं नेक्स्ट टाइम, वो मैंने खुद के हिसाब से लिखे थे। आई एम नॉट टेलिंग यार तुम भी ये रीड करो। प्रॉब्लम क्या हो रहा पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आई डिविएट फ्रॉम हियर। मैंने बोला था ना मैं 15 से 20% टॉपिक छोड़ देता था, वैसे ना मैंने मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये 3-4 ना रीड करके छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझसे याद हो रहे नहीं थे, तो ज्यादा एफर्ट मैंने डाला नहीं। अब पंगा क्या हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1A, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला बिट का पहला क्वेश्चन ही मॉनिटरिंग के ऊपर पूछ लिया। भाई वो मोमेंट पे क्या लगा पता है, कि जो छोड़ के गया वही आया एग्जाम में। बट देन ऐसा नहीं था कि मैं सब छोड़ के गया था, 80-85% पढ़ के गया था ना, तो हिसाब से बाकी के अटेम्प्ट हो गए। तो चलता है, डोंट गो फॉर 100% लर्निंग, 80-85% करेंगे तो भी चलेगा। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू माइंड मैपिंग। वेरी सॉरी फॉर द डिविएशन। अब माइंड मैपिंग पे अपन आ गए। तो ये जब मैं करता हूं ना, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू। अब ना सी इंटर में ना मेरे से बहुत गंदी प्रॉब्लम होती थी। मैं ना पढ़ा था पूरा, सी इंटर में मैंने ये सब नहीं किया था।
सी इंटर में ना मैं नॉर्मली कर लेता था पूरा, वापस ऐसे पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, याद कर रहा हूँ, सब हो गया। अभी एग्जाम में जाके जब एग्जाम लिखने बैठा ना, अभी क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन का वो दिख रहा है कि हाँ इससे 220 का है, लेकिन इसका आंसर क्या है वो याद नहीं आ रहा। प्रॉब्लम वो था। अब दूसरे में मैं सोचू तो मैं फिर आंसर याद करता था कि भाई उसका ऐसे 220 में तो ये आंसर थे, उसके क्वेश्चन याद नहीं आ रहे थे। मेरा ना क्वेश्चन और आंसर का लिंक टूट गया था, मतलब मैं याद कर लिया था आंसर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी पता है, क्वेश्चन और आंसर मेरे पास लिंक नहीं था। एंड आई एम वेरी श्योर आप सभी को भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती होगी कि क्वेश्चन दिख रहा है, आपको पता है शायद ये होगा, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा आंसर है या कौन से एस्से को बिलोंग करता है, कौन से एस्से से क्वेश्चन पूछ रहा है। वो भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एस्से अपने बहुत सारे हैं, तो इसलिए माइंड मैपिंग करना जरूरी है, क्योंकि एक एस्से के अंदर क्या क्या टॉपिक है, फ्लो क्या है, वो अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। एंड ये लिखना इतना जरूरी है, मेरे को ना एग्जाम में प्रॉपर एकदम वो खुल जाता था, ये नोट्स खुल जाते थे कि ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा ये वाले हिस्से के अंदर, ये वाले लाइन के अंदर, अच्छा ये वाला माइंड मैप किया था मैंने, तो मैं वहां से लिंक करके आंसर लिखता रहा, पता है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ना मैं पूरा इसका पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे आई थिंक पीडीएफ शेयर हो नहीं रहा है, तो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई अपन जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, बैंक ऑडिट के, डिजिटल ऑडिट के, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिगेशन, ये पूरे ना मुझे बहुत बड़े लगते थे, एंड वाकई में आप सभी को भी बहुत बड़े लगते होंगे। इसको टैकल कैसे करें, तो इसका ना मैंने एक ऐसी खुद के मन को बहकाने के लिए वो सोचा था कि मैं आज बैंक ऑडिट पढ़ूंगा ही नहीं। अगर आज पूरा बैंक ऑडिट करने का है ना मेरा टारगेट, मैं उसको कैंसिल कर दिया। मैं सोचा आज मैं थोड़ा ही करूंगा, आज मैं 30% करूंगा, कल एक 30% करूंगा, लास्ट 1-2 दिन में और 20% करके 40% इससे करके करूंगा। ऐसा मैं क्या करता था, पूरे बैंक ऑडिट को ना डिवाइड कर लिया था मैंने। डिवाइड करके ना ऐसा लग रहा था छोटा छोटा चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट्स का एक हो गया, एडवांसेस का एक हो गया, कंकरेंट ऑडिट का एक हो गया। जब मैं अलग अलग पढ़ता था ना उसको, एकदम थोड़ा फ्रेशनेस रहता था दिमाग में और वो जल्दी याद भी हो जाता था। एंड ऐसा लगता नहीं था कि बहुत बड़ा है, तो छोटा छोटा करके ना वो मुझे वो मोनोटोनस सा फील नहीं होता था। एंड साथ ही साथ ना सेम अगेन बैंक ऑडिट का भी ना ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर्ली माइंड मैपिंग कर लो इसके अंदर क्या क्या है। जैसे अपॉइंटमेंट होता था, अपॉइंटमेंट से शुरू होता था, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंक ऑडिटर्स, फिर बाद में समझो स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया या नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स हो गया, एग्री एडवांसेस हो गया, लाइन से लाइन ऊपर से नीचे तक मैंने जो जो पढ़ा है ना, सब कुछ, हर टॉपिक जो मैंने याद किया है, जो मैंने रीड किया है, जो एमसीक्यूज है, सब कुछ लिख लेता था। ये इतना इंपॉर्टेंट है, पता है, आप एक बार करके देखो, लेजिट बोल रहा हूं ना, इट इज मैजिक। मतलब जो तुम्हें रिलेट नहीं होता था, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर किधर है क्या है, तुम्हारे दिमाग में एकदम मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए से कॉलम बी, कॉलम बी से कॉलम, एकदम सब ऐसा बैठ जाएगा ना, एकदम तुम्हें मजा आ जाएगा। देख लो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, एंड इट इज बेस्ट। तो बैंक ऑडिट को ऐसे कर लेना। एंड उसके बाद में मैं तुम्हें बोलूंगा, ठीक है, लेट्स सी अभी प्रोफेशनल एथिक्स का। प्रोफेशनल एथिक्स को कैसे करना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स ना फर्स्ट डिवीजन में मैं क्या करता था, ये देखो तुम्हें बताता हूं। सेम अगेन दिस माइंड मैपिंग, मैं ना माइंड मैपिंग बता रहा हूं कैसे किया। तुमने अगर देखा तो मैंने एसए 220 का कैसे किया था, याद क्या करना है, रीड क्या करना है, सब लिख लिया था। बैंक ऑडिट के अंदर पूरे लाइन से मैंने टॉपिक्स लिख लिए, क्या क्या है उसके अंदर, एमसीक्यू पॉइंट्स क्या क्या है। अभी प्रोफेशनल एथिक्स में देखो, प्रोफेशनल एथिक्स में कभी भी फर्स्ट डिवीजन में जो क्लॉज है ना भाई, वो क्लॉज को याद करना ही, क्योंकि तुम्हें क्लॉज तो लिखना ही है, क्लॉज समझना, क्लॉज याद कर लेना। उसके साथ साथ ना प्रोफेशनल एथिक्स में क्या है पंगा, सी इट इज वेरी स्कोरिंग पी, और ना बहुत इजी भी है, प्रोवाइडेड तुमने ना वो केस देख रखा हो कि भाई ये केस हुआ कि इसने अपना नाम ऐसा लिखा, नीचे सीए के साथ बड़ा को चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख लिया, या कुछ नेम बोर्ड पे ये लिख लिया। अगर तुम्हें वो केस पता नहीं है ना तो तुक्का मार के आओगे, लेकिन अगर तुम्हें वो केस पता है ना, एकदम टक से आंसर हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ना मैं क्या करता था, जो केसेस होते हैं ना छोटे छोटे, उसको ऐसा लिख लेता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, क्लॉज 7 जो है अपना, उसके अंदर ना, एक सेकेंड, उसके अंदर SCICA, CP आइलैंड और ICAWE, ये पूरे चलते थे अपने को, वो अपन लिख सकते थे अपने डिजिग्नेशन के साथ साथ। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑन विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड, चलेगा, ये लिख सकते हो तुम लोग। तो मतलब दूसरा डिजिग्नेशन भी चल जाएगा, मतलब ये दो वाले ऐसे लिख लेता था मैं। फिर MP, MC, MLA, ये सब नहीं लिख सकते तुम। एडवोकेट लिख सकते हो, बट एडवोकेट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों नहीं लिखना चाहिए। एडवोकेट एंड सीए चलेगा। तो पॉइंट इज, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूं कुछ ऑडिट के अंदर, मैं तो बस बता रहा हूं कि जो भी लिखा हुआ था ना, मतलब अलग अलग क्वेश्चन बैंक से उठाया या मेरे फैकल्टी के नोट से उठाया या कहीं दूसरे एमसीक्यू कंपाइलर में देखा, मैं पूरा ना एक जगह पे उसको मेरे हिसाब से समरी बना लेता था
कि भाई ये अगर पी में पूछा ये वाला केस है, बस यहाँ या ये है, गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, बस खत्म बात। ये अगर याद हो गया ना एक बार तो इट विल वेरी इजी, और बाद में जब रिवीजन करना है ना इट विल वेरी इजी, क्योंकि रिवीजन आप यहीं से कर लोगे, आपको अलग 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 जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर काउंसिल गाइडलाइंस हो गया, फॉर एग्जांपल काउंसिल गाइडलाइंस का भी सेम ऐसी समरी बना लिया था। उसके अंदर देखो फॉर एग्जांपल टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट 60 मार्क्स फॉर कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज। फिर यहाँ पे ऑडिट ऑफ पीएसयू या गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ये पूरे अगर टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़ है तो उसके अंदर अपन ये कर सकते हैं, मतलब जो भी है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्पेसिफिक्स और द टेक्निकलिटीज, लेकिन तुम लोग डिटेल में सब कुछ बना लो अपने हिसाब से, छोटा छोटा बना लो, जिससे तुम्हें बाद में अलग अलग जगह जान के रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट डे पे ना पी और काउंसिल करने से जो भी है ना, इतना जल्दी हो गया था पता है मेरा, क्योंकि इधर जल्दी हो गया ना, मैंने दूसरी जगह टाइम दे दिया था। तो वैसा तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी अपन ने डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है। अभी ना मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेकंड रिवीजन तुम्हें कैसे करना है। फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है उसका एक बार समरी दे देता हूँ। फैकल्टी नोट्स पढ़ना है, समझना है, 80% लर्न करना है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली माइंड मैपिंग करना है, ठीक है ना। अभी देखो सेकंड रिवीजन में क्या करोगे पता है, सेकंड रिवीजन में दो कम टाइम 64 आवर्स दो। मैं क्या करता था इंटू 2/3 कर देता था, या कभी कभी आधा कर देता था टाइम को, लेकिन ऑडिट में स्पेसिफिकली मैंने 64 आवर्स दिए थे। अभी सेकंड रिवीजन में ना मैंने अप्रोच मेरी पूरी बदल दी। क्यों बदली मैं आपको बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। क्या हुआ था पता है, जब मैं सीए इंटर में था ना, एक तो मेरे को क्वेश्चन और आंसर रिलेट नहीं होता था, और दूसरा क्या था पता है, जब मैं समझो एस्से पढ़ रहा हूँ, बुक में मैंने बुक खोली, बुक खोल के मैंने एस्से पढ़ना शुरू किया। ऐसे जब पढ़ रहा था ना, समझो टॉपिक आया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट, उसके अंदर इतने इतने पॉइंट से लिख लिए, याद कर लिया, बिना देखे बोल लिया, हो गया, आई वाज हैप्पी। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ पता है, एग्जाम में वो टॉपिक का नाम थोड़ी देता है, एग्जाम में वो क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन भी कैसा, केस बना के देता है बड़ा, और फाइनल में तो कैसा 7-8 लाइन का क्वेश्चन देगा वो, तो तब ना फट जाती है अपनी। तब तब क्या होता है, तब वो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, मतलब पैनिक पैनिक सा क्रिएट हो जाता था मेरे साथ तो बहुत होता था। तो मैंने ये बार क्या क्या पता है, मैंने ना स्टार्टिंग से अपने आपको आदत डलवाई कि तू क्वेश्चन ही कर, तू याद कर लिया ना एक बार, मतलब मैं खुद को बोलता रहा कि भाई तूने याद कर लिया फर्स्ट डिवीजन में, अभी भी तुझे याद करना ही है ऑब्वियसली, लेकिन तो अभी क्या कर, तू टॉपिक और आंसर जैसे याद मत कर, तू क्वेश्चन और आंसर जैसे याद कर, तो दैट तेरा दिमाग वैसे ट्रेन हो जाएगा ना कि एग्जाम में एक बार देखो क्वेश्चन दिखा, हाँ मैं ये क्वेश्चन है, मेरे को याद है, बस ये क्वेश्चन को तो ऐसे आंसर प्रेजेंट करते हैं, तो वैसा ना वैसा मेरा दिमाग ट्रेन हो जाता था। अभी एक सिंपल बताता हूँ, क्वेश्चन बैंक अगर करना है ना, उसको ना थोड़ा माइंड गेम से खेलना चाहिए। मतलब कैसे खेलना चाहिए बताता हूँ। मैंने जो क्वेश्चन बैंक फॉलो की थी कपिल सर की और अजय सर की, उसके अंदर पूरे मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ कितने थे। एससीए के ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस थे, पीई के 120 क्वेश्चंस थे, और अदर्स मतलब जो बाकी चैप्टर्स है बैंक ऑडिट एनबीएफसी वो सब मिला के 200 थे। तो मोटा मोटे 500 से 600 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी मैं क्या करता था पता है, मैं ना उसको टोटल से डिवाइड कर देता था। कभी भी ना अगर तुम्हारे पास बड़ा पहाड़ चढ़ने का हो और तुम्हारे पास एक टाइम हो, तुम्हें दिखेगा कि बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तुम्हें बहुत डिमोटिवेशन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पूरे बड़े पहाड़ को डिवाइड कर दो टाइम से, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर मैंने डिवाइड कर दिया 64 आवर्स से, मेरे को ना 1 घंटे में क्या करना है वो समझता था। तो मुझे बस 10 क्वेश्चंस करने थे पर आवर, बस 10 क्वेश्चन ही करने, मतलब 60 मिनट है मेरे पास 10 क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन करने के लिए 6 मिनट है। अभी ठीक है थोड़े क्वेश्चन मुश्किल रहेंगे, 7-8 मिनट लगेंगे, लेकिन थोड़े तो बहुत ईजी रहेंगे ना, जो मैंने ऑब्वियसली मैंने पूरे पहले याद कर लिए है ना, तो हिसाब से वहीं घंटे में एक 10 क्वेश्चन होना तो बहुत ईजी हो जाता था। तो ऐसा मैंने क्या किया, पूरे की पूरी क्वेश्चन बैंक खत्म की। मतलब एक रिवीजन में मैंने सिर्फ क्वेश्चन बैंक किया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, मतलब याद कर रहा था लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में याद कर रहा था। और क्या होता है पता है, तुम डायरेक्ट अगर बुक से पढ़ते हो ना कॉन्सेप्ट नोट से, तो तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में क्या है, ऊपर का वो तुम्हें स्ट्रक्चर समझता है कि भाई अच्छा पहले मुझे एस्से का नाम लिखना था, फिर एस्से के बारे में लिखना था, उसके बाद में मुझे क्वेश्चन में क्या दिया ना वो लिखना था, फिर कंक्लूजन लिखना था। वो तुम्हारे ना ये जो फॉर्मेट है ना, इसकी प्रैक्टिस तुम्हारी पढ़ते पढ़ते हो जाएगी, तुम्हें अलग से उसका एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अभी क्वेश्चन बैंक में ना बहुत चीजें कवर होती है, बहुत बहुत चीजें, लेकिन फिर भी 20% चीजें ऐसी हो जाती है जो क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं होती, जो ना कोई आरटीपी में होगा, ना एमटीपी में होगा, ना पास एग्जाम में होगा, ना कोई स्टडी मटेरियल में होगा। उसको कैसे हैंडल करे, तो समझो जब मैं आज पढ़ा, आज मैंने क्वेश्चन बैंक पूरी पढ़ ली, क्वेश्चन बैंक याद कर लिया पूरा, लास्ट में मैं 15-20 मिनट आधा घंटा निकालता था, और मैंने जो फर्स्ट रिवीजन में याद किया है ना, वो फैकल्टी नोट्स को, वो क्वेश्चन बैंक को आजू बाजू रखता था, और पूरा मैं मार्क करता था कि भाई कॉमन क्या क्या है, और ऐसी चीजें जो फैकल्टी नोट्स के अंदर है, जो मैंने पहले रिवीजन में याद करी है पर वो क्वेश्चन बैंक में नहीं है, मैं उसको ना मार्क कर लेता था और एक जगह पे लिख लेता था कि ये देख, ये वाला ना क्वेश्चन बैंक में नहीं था लेकिन फैकल्टी नोट्स में है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो तुझे नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेगा ना तो इसको भी याद करना है, और वो दिन में मैं उसको याद कर लेता था।
तो तुम्हें एक सेपरेटली थोड़ा बनाना पड़ेगा नोट्स वर्सेस क्वेश्चन बैंक। ज्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, एसेस में तो बहुत कम डिफरेंस रहेगा, प्रोफेशनल एथिक्स में थोड़ा बहुत रह सकता है, एंड अदर चैप्टर्स जो है ना उसमें ज्यादा रहेगा, बैंक ऑडिट हो गया, एनबीएफसी होगा, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आज तक टेस्ट किया नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये तो हो गया अभी सेकंड डिवीजन तक का, मतलब सेकंड डिवीजन में तुम्हें ये करना है, तुम्हें क्वेश्चन बैंक में बहुत फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से अगर तुमने पढ़ लिया सेकंड डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन ऐसा करके, आई कैन बेट तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम लोग एकदम वो घोड़े की तरह हो जिसको पता है कि मेरा रास्ता क्या है और मैं एकदम तेज भागूंगा। एग्जाम में बस क्वेश्चन दिखा, टक 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 आंसर लिख दिया बस, मतलब तुम्हारा दिमाग इतना फास्ट हो जाएगा ना कि इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, याद नहीं हो रहा है, मेरे को भी नहीं होता था, पर मैंने किया कैसे तो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो बादाम खाता था, बादाम तो चलो ठीक है खाता ही हूं डेली, लेकिन इससे आई डोंट से इफेक्ट पड़ा होगा, सॉरी, लेकिन एक्चुअल क्या क्या मैंने जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ा मैं बताता हूं। सबसे पहले तो कि माइंड मैपिंग। अब पता है क्या करता था, समझो आज मैंने 4 एस्से किए, 4 एस्से पढ़े मैंने, तो मैं क्या करता था मालूम, एक बार एस्से पढ़ लिया ना, आज का मेरा एक 3-4 घंटे का सेशन हो गया, 3-4 घंटे का सेशन हुआ, मेरे पास एक समरी है, 1 पेज 2 पेज की माइंड मैपिंग है, इसके अंदर ये पॉइंट्स है, इसके अंदर ये पॉइंट्स है, मैं आंख बंद करता था, आंख बंद करके मैं ट्राई करता था याद करने का। 100% मुझे याद नहीं आता वो, क्योंकि ना वो पहली बार बस मैंने याद किया है और उसके बेसिस में बिना देखे पढ़ रहा हूं। तब मैं क्या करता था, बाद में देखता था वापस, अच्छा ये टॉपिक है, अच्छा इसके अंदर ये टॉपिक था ना, हाँ तो मेरे को याद तो है ना, वो वाला टॉपिक पढ़ा था मैंने, ऐसे खुद को बोलता था। वो पढ़ने के बाद में खुद को बोलता था अच्छा ये ऐसा ऐसा ये फ्लो है, फिर वापस आंख बंद करके याद करता था इमीडिएट, तब याद हो जाता कि भाई ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर ये फ्लो है, इसके अंदर ये फ्लो है। ये पहले रिवीजन में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन जब तुम दूसरी बार रिवाइज करोगे ना, तुम्हें वो बहुत 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 इजी लगेगा, एंड दिस थिंग विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। तब पहला हो गया माइंड मैपिंग, इससे तुम्हें ना कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस, वो एकदम दिमाग में एकदम बॉडी के अंदर बैठ जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन, दिस इज समथिंग व्हिच आई वुड से ये भाई 60+ 80+ लाने का ना सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब सीक्रेट है। अभी ये कैसा होता है पता है, देख आज मैंने ना 4 घंटे पढ़े, 4 घंटे ना मैंने 4 घंटे में मैंने समझो XX टॉपिक्स खत्म किए, ठीक है। अब अगले दिन में क्या करता था, आज तो पहले 4 घंटे के एंड पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइंड मैपिंग कर रहा हूँ, आंख बंद कर रहा हूँ, आज मैंने क्या क्या पढ़ा याद कर रहा हूँ, ठीक है। अगले दिन जब कभी भी मैं, ये ध्यान से सुना, जब कभी भी मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं वॉशरूम में हूँ, या मैं कुछ अनप्रोडक्टिव कर रहा हूँ, यहाँ वहां घूम रहा हूँ, या किसी से बात कर रहा हूँ, ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या करता था बताया, मैं मेरे माइंड मैप में जाता था, जो मैंने कल याद किया था, मैंने माइंड मैपिंग की थी ना, माइंड मैपिंग हिसाब से मैं प्लॉट करता था, ये वाला चैप्टर है, ये चैप्टर में मैंने ये याद किया है। अब प्रॉब्लम क्या थी पता है, जब मैं इमीडिएट नेक्स्ट डे पढ़ रहा था ना, मैं तभी भूल गया। मैं बता रहा हूँ सही में, मेरे साथ ऐसे डेली होता था। मैंने आज कुछ पढ़ा, आज 4 घंटे पढ़ा, 4 घंटे के एंड पे माइंड मैपिंग की, माइंड मैपिंग करके याद किया, आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन कल जब मैं वापस माइंड मैपिंग को याद कर रहा हूँ, गया वापस सब कुछ भूल गया। अब क्या करे, अब मैं बता रहा हूँ ना, ये जो सेकेंड डे जो तुम वापस से याद करके भूल रहे हो ना, यहां से 2 चीजें होगी, या तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि मुझे याद नहीं आ रहा है, क्यों याद नहीं आ रहा है और मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, या तो तुम वापस से याद करोगे। मैं बता रहा हूं, मैं डेली उसको वापस से याद करता था, और अगर वापस से तुमने याद कर लिया, बाई चांस तुमने वापस से याद कर लिया, तुम्हारे 60+ 80+ पक्के। क्यों बताता हूं, अब सेकेंड डे तुमने वापस से उसको बुक देके याद किया, अच्छा ये था, अब जब सेकेंड टाइम तुम लोग याद करोगे ना, बहुत बहुत अच्छे से याद होगा। एंड एक बार वो माइंड मैप कर लिया ना, उसके बाद में वापस से पूरे आंसर से एक बार रिकॉल करना ट्राई करो, बस कीवर्ड्स रिकॉल करना ट्राई करो। अब कीवर्ड्स एक बार रिकॉल करना ट्राई किए, अगेन फिर याद नहीं आएंगे। भाई मैं बता रहा हूं ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, पहले 1-2 दिन मुझे इतना रोना आया था पता है, कि मैं याद तो कर रहा हूं, माइंड मैपिंग भी कर रहा हूं, सेकेंड डे क्यों याद नहीं रह रहा, इतनी जल्दी कैसे भूल जाता हूं मैं, 24 घंटे में कैसे भूलूं। लेकिन यू हैव टू बी हम्बल एट द स्टार्ट, तुम्हें गिरना होगा, अगर तुम गिरोगे ना शुरुआत में तभी उठोगे, और उठने की हिम्मत रखना। मैं बता रहा हूं, सेकेंड डे वापस से माइंड मैपिंग खोलो, उसको याद करो, वापस से पूरे के पूरे जो अपने पॉइंट्स है ना, सब पॉइंट्स, उसको रिकॉल करना ट्राई करो। आराम से आधा घंटा लेगा टाइम, 20 से 30 मिनट लेगा, लेकिन ये 20 से 30 मिनट अगर तुमने वापस से माइंड मैपिंग कर लिया, वापस से पूरे कीवर्ड्स याद कर लिए, फिर बुक बंद करना, एंड नेक्स्ट डे, पहला दिन याद किया, सेकेंड डे क्यूमुलेटिव रिवाइज किया, थर्ड डे अभी क्या करना है, वापस से जो पहला दिन का पढ़ा था ना, अभी ना ये तो बस बैठे बैठे, कभी कहीं भी बैठो तुम लोग, कहीं भी तुम लोग नहा रहे हो, खा रहे हो, कुछ किसी से बात कर रहे हो, ऐसे ही बस बैठे बैठे आंख बंद करके, आंख खुली रख के तुम लोग याद करो। आई कैन बेट, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो तुमने पहले दिन पढ़ा था और जो तुम दूसरे दिन भूल गए थे, लेकिन वापस तुमने दूसरे दिन पढ़ा था, वो तीसरे दिन अगर याद ना आए तो मेरा नाम बदल देना और खुद का नाम बदल देना। इतना 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 इफेक्टिव है वो।
और मैं बता रहा हूं एक बार 3 दिन तुमने कर लिया ना, तुम्हें 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद तक भी वो याद रहेगा। दिस इज मेंटल साइकोलॉजी अपनी, मतलब मेंटल साइकोलॉजी तो नहीं बोलते, लेकिन ये अपनी मेंटालिटी ऐसी है कि तुम एक चीज को अगर एक बार, 2 बार, तीसरी बार डाल देते हो ना, तो तुम्हें पक्का 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 याद हो जाएगी। और ये क्रैक करने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑडिट इज वेरी इजी, ओनली थिंग इज अप्रोच प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते सब लोग। मतलब आज पढ़ लिया छोड़ देते हैं, लेकिन उतनी हिम्मत रखना, उतना पेशेंस रखना कि चाहे आज 4 घंटे पढ़ा, तुम्हारा आज का 4 घंटे का जो है ना इफेक्टिव आउटपुट, वो 4 घंटे का आउटपुट तभी इफेक्टिव होगा जब तुम 4 घंटे के बाद अगले दिन आधा घंटा दोगे और उसके अगले दिन वापस से 10 मिनट दोगे। तो 4 घंटे को एकदम 16 घंटे बनाने के लिए अगले दिन आधा घंटा देना, उसके अगले दिन और 10 मिनट देना। एंड ये कर लो ना भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसे आपको ये अप्रोच में अगर आप पढ़ोगे ना याद होगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये अगर कर लोगे ना, ऑडिट विल बी वेरी इजी फॉर यू। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन दो, आप उसका आंसर दे दोगे और तुम एग्जैक्ट वही पॉइंट्स में दोगे जो क्वेश्चन बैंक में था या जो स्टडी नोट्स में था, जहां भी था, सब एकदम परफेक्टली हो जाएगा। हाँ जी, तो ये था अपना सेकेंड रिवीजन, एकदम पावर पैक्ड सेकेंड रिवीजन था, क्योंकि सेकेंड रिवीजन आई थिंक इज द की। पहला तो फाउंडेशन है, लेकिन सेकेंड रिवीजन से तुम्हारी ऑडिट की इमारत इतनी खूबसूरत बनेगी ना कि 60 प्लस 80 प्लस तो बहुत ईजी है, ठीक है। अभी उसके बाद एकदम टॉप अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थर्ड रिवीजन। थर्ड रिवीजन की इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिवीजन में तुम्हें कुछ नया नहीं करना, जो तुमने सेकेंड रिवीजन में किया था ना, तुमने माइंड मैपिंग की थी, तुमने क्यूमुलेटिव रिवीजन किया था, वापस से सेम वही करना, लेकिन इसमें बस एक डिफरेंस रहेगा। अभी देखो मैं कैसा पढ़ता था, मैं बताता हूं। थर्ड रिवीजन में ना मैं 4 दिन पढ़ा हूं थर्ड रिवीजन, बस 4 दिन में कैसे पढ़ा बताऊं। 8 घंटे पढ़ता था सुबह और 2 घंटे का टेस्ट देता था शाम में, टोटल 10 घंटे पढ़ा, बस उसको छोड़ के कुछ भी नहीं करता था। तो मैं हर 4 दिन मतलब 25%, 25%, 25%, 25% टोटल चैप्टर वाइज ऐसा ब्लॉक करके टेस्ट सीरीज दी थी मैंने। टेस्ट सीरीज कोई भी लो चलेगा, कुछ टेस्ट सीरीज की प्रमोशन नहीं करूंगा मैं। 8 घंटे टेस्ट सीरीज ले लो, 8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे टेस्ट दो। इससे तुम्हारी क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस होगी। राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि ऑडिट में पहला हर्डल है याद करना, वो तो तुमने ओवरकम कर दिया रिवीजन 1 रिवीजन 2 फॉलो करके। दूसरा हर्डल है टाइम में कंप्लीट करना और उसको याद करते हुए उसको लिखना। ये तुम्हारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से ही होगा, मतलब ब्लॉक टेस्ट सीरीज से होगा, ये कर लेना। और 5वें दिन मैं 100% मॉक टेस्ट देता था बिना कुछ पढ़े। पहले दिन सुबह 8 घंटे पढ़ा, एक मॉक टेस्ट दिया 2 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का। दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, चौथे दिन पढ़ा। 5वें दिन मैं सुबह से बस खेलता था, मैं क्रिकेट खेलने जाता था, मैं मम्मी के साथ टाइम पास करता था, वेब सीरीज देखता था, दोस्तों के साथ गेम खेलता था और सीधा शाम में एग्जाम लिखता था। क्यों? क्योंकि ना इससे मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस आता था कि मैं 4 दिन में जो पढ़ा हूं ना, बेसिस माय क्यूमुलेटिव रिवीजन, बेसिस माय माइंड मैपिंग, मेरा दिमाग में भी इतना ऑडिट इतना घुस गया है कि मैं बिना पढ़े भी आज सुबह से मैं शाम में एग्जाम दे सकता हूं और 60, 70, 80 प्लस इजीली स्कोर कर सकता हूं। तो थर्ड रिवीजन ऐसे कर लेना। चलो अभी आते हैं अपन एमसीक्यूज के ऊपर। एमसीक्यूज ना ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं ऑडिट के अंदर। मेरे को ना ऑडिट में आई थिंक 70 में से 51 आए थे अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, लेकिन एमसीक्यूज में मैंने ना 30 में से 28 स्कोर किए। तो आपने ऐसा क्या किया जिससे कि आपको 30 में से 28 आए? क्योंकि एमसीक्यू विल बूस्ट योर टोटल ऑडिट का एंड ओवरऑल तुम्हारा एग्रेड भी बूस्ट कर देगा वो। अभी एमसीक्यू कैसे टैकल करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो जब तुम फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना, जब तुम डिटेल में सब कुछ पढ़ रहे हो, वापस से अंडरस्टैंड कर रहे हो, तब ही इतना अलर्ट रहना कि भाई क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बस एक वर्ड का आंसर है और जो आईसीआई उसको एमसीक्यू में पूछेगा, उसको मार्क कर लेना और उसको कहीं पे नोट करके रख लेना। इससे तुम्हारा क्या है, एमसीक्यू का कंपाइलर बन जाएगा तुम्हारा पर्सनल, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरा, कोई भी फैकल्टी, बहुत फैकल्टीज के यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर कंपाइलर्स मिल जाते हैं। मेरे को तो हर 2 दिन किसी न किसी फैकल्टी का टेलीग्राम पे कंपाइलर आ जाता था, कोई ना कोई ग्रुप के अंदर, तो मैं रैंडमली उसको देख लेता था। बस उसके अंदर क्या है, इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, रैंडमली देख लो, कुछ नया पॉइंट दिखा उसको भी अपने कंपाइलर में नोट करके रख लो। एट द एंड क्या तुम्हारे पास एक छोटा सा कंपाइलर है जिसके अंदर एमसीक्यू के पॉइंट से पूरे के पूरे, बस अगर तुम बस इतना ही कर लोगे ना, 20 प्लस बहुत इजीली आ जाएंगे। और अगर तुमने बहुत अच्छे से किया है कंपाइलर से सब कुछ डिटेल में एक एक पढ़ा है ना, तो 25, 26 प्लस भी इजीली आ जाएंगे। मेरा सिर्फ यही अप्रोच के बेसिस पे 28 मार्क्स आए, एंड झूठ नहीं बोलूंगा 26 आने चाहिए थे मेरे को। एक मैंने तुक्के पे मार्क किया और वो करेक्ट हो गया भगवान की कृपा से, तो इसलिए 28 आए, ठीक है। लेकिन 20 प्लस तो इजीली तुम लोग स्कोर कर सकोगे, ठीक है ना। चलो अभी अपन जाते हैं 1.5 डे की स्ट्रैटेजी के ऊपर। एग्जाम के 1.5 दिन पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तुमने अगर 70% पढ़ा है, सिर्फ 70% ही रिवाइज करो, 30% के ऊपर मत जाओ। मैराथन मत देखो 30% के लिए, बाकी जो 70% पढ़ा है ना, उसी को 2 बार पढ़ लो, 30% के पीछे मत भागो। तो नया कंटेंट कुछ मत करना,
और अर्ली प्लान बना लेना कि भाई सुबह से मैं ये टाइम से ये टाइम तक ये पढ़ूंगा, रात में मेरा दिमाग इतना चलता नहीं है शायद, मतलब मेरा तो नहीं चलता था रात में, तो रात में मैं इजी वाले रखता था, सुबह में ज्यादा चलता था, सुबह में मुश्किल वाले रख लेता था। वो हिसाब से अपना अर्ली प्लान बनाना, कौन से घंटे तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो, और रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। सबसे पहले समझो अगर मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, वापस वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो उसका ना पहले माइंड मैप याद नहीं करता था क्योंकि एक दिन बचा है ना, तो माइंड मैप देख लेता था मैं, मेरे बुक में क्या है देख के एक बार याद कर लेता था, वापस 10-15 सेकंड लगते हैं बस, क्योंकि छोटे छोटे कीवर्ड्स याद करने होते हैं। माइंड मैप एक बार देख लिया, फिर मैं क्वेश्चन बैंक खोलता था, क्वेश्चन बैंक में पूरे क्वेश्चन आंसर, अब तक तो मैंने इतनी बार पढ़ लिए थे कि बस वो कीवर्ड्स ही देखता था मैं, वापस से पूरा क्वेश्चन थोड़ी पढ़ूंगा, वापस से पूरा आंसर थोड़ी पढ़ूंगा, बस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख लिया, आंसर के अंदर क्या क्या है, स्ट्रक्चर क्या बनाना है, कीवर्ड्स याद कर लिए, हो गया। क्वेश्चन बैंक करने के बाद तुमने एक चीज बनाई थी, क्वेश्चन बैंक वर्सेस नोट्स, जो तुम्हारे फैकल्टी नोट्स के अंदर जो थोड़े पॉइंट्स थे जो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर्ड नहीं थे, वो भी तो तुम्हें करना है ना भाई, तो वो वापस करता था, ताकि ऐसे क्वेश्चंस जो आज तक नहीं आए हैं वो अगर आ गए तो मैं ये कर पाऊं। जैसे ना अगर मैं बताऊं नवंबर 24 में एक प्रोविजन का क्वेश्चन आया था एनबीएफसी का, तो वो किसी क्वेश्चन बैंक में था नहीं जितना मेरे को पता है, लेकिन मैंने ना वो वहां से पढ़ा था चैप्टर से, प्रोविजन परसेंटेजेस याद कर लिए थे, वो हिसाब से मेरा ये आंसर बन गया था, तो तुम भी ऐसे कर लेना। एंड लास्ट में एमसीक्यू कंपाइलर, कभी भी एमसीक्यू कंपाइलर को अलग से टाइम देके मत पढ़ना एग्जाम के दिन पहले, खाते वक्त पीते वक्त, मतलब खाते पीते वक्त, पीना तो अलग से नहीं है अभी एग्जाम के टाइम पे, खाते वक्त पीते वक्त या कहीं घूमते वक्त, जैसे वैसे तुम टाइम पास कर रहे हो, सुबह सुबह मैं तो वर्कआउट करता था आधा घंटा, उसके साथ साथ बुक सामने लगा लेता था, बस यहीं पे वर्कआउट करता था तो यहाँ पे बुक लगा लेता था, और यहाँ पे वर्कआउट करते करते बस बीच में एमसीक्यूज देख लेता था, हाँ ये है, तो टाइम का यूटिलाइजेशन कर लो और एमसीक्यूज देख के जाओ पक्का, ठीक है ना, एटलीस्ट जो कंपाइल किया ना तुमने वो देख के जाना। तो बस आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी, प्रॉपर्ली आपको भी आइडिया आया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए अपना रिवीजन, और कौन से रिवीजन में क्या क्या फोकस करना चाहिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। एंड आपको जो और वीडियोस चाहिए कौन से टॉपिक्स पे कमेंट्स में बताना, मैं धीरे धीरे वो भी लेके आऊंगा। पहले तो अपने पूरे सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज खत्म करता हूँ, एंड ऑल्सो मैं बीच में भी अभी May 25 एग्जाम्स में जो लिखने वाले हैं ना, उनके लिए एक प्रॉपर लास्ट 20-30 डेज का एग्जाम डे स्ट्रैटेजीज लेके आता हूँ उनके लिए सेपरेट, और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज भी कंटिन्यू होते रहेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी, अच्छा लगा मुझे रिकॉर्ड करके, क्योंकि इतना ऑडिट का जो ऐसा था ना, मेरे को बहुत डर लगता था, एंड आई एम वेरी श्योर आपको भी डर लगता होगा, लेकिन ये देखने के बाद अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, डर नहीं लगेगा भाई, डर नहीं लगेगा, आई एम वेरी श्योर। चिल मारो एंड 60+80+80 एम करो, एंड खुद में बिलीफ रखो, अपने भगवान पर बिलीफ रखो, एंड सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा यार, एवरीथिंग विल बी गुड, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड एवरीथिंग विल गो गुड। ऑल द बेस्ट।